बात करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो वो भी महंगा हो गया है। पेट्रोल 5 रुपये महंगा है। नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल 13 रुपये महंगा हो गया है। पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। महंगाई के इस दौर पर अवाम परेशान है और महंगाई की वजह से अवाम पहले ही परेशान थी कि हुकूमत ने पेट्रोल बम भी गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। पेट्रोल 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। 267 से बढ़कर नई कीमत 272 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। नई कीमत जो है वो 272 रुपये कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो 13 रुपये का हाई स्पीड डीजल में इजाफा किया गया है। पुरानी कीमत इसकी 280 रुपये थी, लेकिन नई कीमत अब 13 रुपये इजाफे के बाद 293 रुपये नई कीमत हाई स्पीड डीजल की जो है वो मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ मट्टी के तेल की बात की जाए तो मट्टी का तेल जो है 2 रुपये 56 पैसे इसमें इजाफा किया गया है। पुरानी कीमत 187 थी, लेकिन अब नई कीमत जो है 190 रुपये 29 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आपको बताएं कि लाइट डीजल ऑयल की बात की जाए तो लाइट डीजल ऑयल 184 रुपये 67 पैसे पुरानी कीमत थी, जो कि बढ़ गई है। अब 184.68 इसकी नई कीमत मुकर्रर हुई है। मजीद कीमतें कितनी बढ़ गई हैं ये जानने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है, मुलाहिजा कीजिए। महंगाई ने शहरियों को पहले ही परेशान कर रखा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें ही निकाल दी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 और पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि मिट्टी का तेल 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि 25,000 तनख्वाह पर घर चलाएं या पेट्रोल डलवाएं। अभी हमारा 25,000 तनख्वाह अब हिसाब लगा, इसमें उन्होंने 500 रुपये के पेट्रोल डलवाया, तो आना जाना तो घर तक 500 रुपये में हो भी नहीं सकते। हम पेट्रोल डाले या बच्चों का खर्चा करे या क्या करें। कह रहा हूँ कि बेटा इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया, अल्लाह माफ़ करे। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखी। 78 साल उम्र के अंदर ये कहानी हो रही है। हमने सोचा था पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन ये तो पेट्रोल और बढ़ा दिया उन्होंने। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272 रुपए और हाई स्पीड डीजल की 293 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि मिट्टी का तेल 190 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गया है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल और जरूरत अशिया की कीमतों में कमी करे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हम्माद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि बल्दिया बस्ती में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी को बड़ा झटका लग गया। जिला के मुख्तलिफ हिस्सों में रखे जाने वाले लाखों रुपए मालियत के डस्टबिन चोरी कर लिए गए हैं। चाइनीज़ कंपनी ने कानूनी कार्रवाई के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मदद तलब कर ली है। मामला क्या है जानने के लिए बात करेंगे। रिजवान अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, सर मुंडाते ही ओले पड़े वाली सूरत हाल का सामना है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम काम करने वाली गैंसू चाइनीज़ कंपनी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उसकी वजह यह है कि 10 से 15 रोज़ के दौरान भारी नुकसान जो है इस कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 3 जोन से बताया जाता है कि 132 जो डस्टबिन है लोहे के बने हुए डस्टबिन, मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि ये वो डस्टबिन है जो एक डस्टबिन का वज़न जो है 660 किलोग्राम बताया जाता है। 132 जो डस्टबिन है वो लियाकताबाद जोन, गुलबर्ग जोन और नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन से मुख्तलिफ मकामात से चोरी कर लिए गए हैं। आदिल हाशमी मौजूद हैं हमारे साथ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, ये तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है कि चीज़ें चोरी होना शुरू हो गई, क्या बनेगा आगे? डब्बे अब चोरी होना शुरू हो गए तो इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना हो जाएगा, क्योंकि एक डब्बा जो है तकरीबन 35 घरों के लिए काफ़ी होता है। एक टाइम में, अगर एक टाइम के लिए 35 घरों के लिए काफ़ी होता है। एक डब्बे की कीमत जो है तकरीबन 48,000 रुपये से ज़्यादा है। इसका ज़िम्मेदार ये अभी किसी ज़िम्मेदार का तयन नहीं हो सका। इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी इसकी पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर जो है रिपोर्ट भी FIR भी दर्ज कराई जाएगी, तो लिहाजा सॉलिड वेस्ट इसकी FIR कटा देंगे।
बिल्कुल कानूनी कार्रवाई जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से किए जाने का अंदिया दिया जा रहा है। और ये एक अफसोसनाक अमल शहर में सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके अलावा गाहे बगाए सिटी 21 निशानदही कर चुका है कि फ्लाईओवर्स हों या शहर की फुटपातें हों, वहाँ पे जो फौलाद है, शरिया है, वो चोरी किया जा रहा है और इसके सिलसिले में कौमी ख़जाने को भारी नुकसान हो रहा है। शहर बदनों की तदारुक की ज़रूरत है। जी ऑन हो रहा है। रिजवान अहमद बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। सिविल अस्पताल के गेट पर मुसाफिरों के इंतजार में खड़े रिक्शों और प्राइवेट गाड़ियों की कतारें लगना मामूल बन गया है। अस्पताल आने वाली एम्बुलेंसेस को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ वहां पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगी। राबेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल के बिल्कुल मेन गेट पर। और मेन गेट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लाइन से रिक्शे वगैरह यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ रिक्शे खड़े हुए होते हैं बल्कि जो लोगों की आने वाली पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं वो भी बिल्कुल अंदर तक जाके पार्क कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो एम्बुलेंसेज आती हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एक भाई मौजूद है जो अपने फैमिली को यहाँ पर लेकर आए थे। किसी हवाले से नहीं से जान लेते भाई, एम्बुलेंस को यहाँ से गुजरने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? रिक्शे वाले भी पूरा जमा होकर खड़ा हो जाते हैं, साथ ही पार्किंग वाले भी। जी बिल्कुल, ये सही बात है। कोई भी रास्ता नहीं देता एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस हूटर भी बजाती रहती है तो ये लोग रास्ता नहीं देते, अपनी में लगे रहते हैं। पहले हम निकल जाए, कोई रूल नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। गरीब बेचारा एम्बुलेंस में मर जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि रिक्शे वाले यहाँ पर पूरा जमा हो जाते हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ रिक्शे वाले बल्कि जो मरीजों के साथ आने वाली गाड़ियाँ होती है वो भी अंदर पार्क हो जाती है, जिसकी वजह से जो एम्बुलेंसेज होती है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई बड़ा यहाँ से कोई आ जाए तो उसको फ़ौरन से रास्ता खाली कर दिया जाता है, जबकि कोई छोटा वगैरह यहाँ से गुजरे तो मरीज़ को स्टैंड बाय कर दिया जाता है कि यहीं पर खड़े जो मरीज़ की वो जान निकल जाती है। जी, और अब रुख करते हैं निक्स्टर रोड पर वाक़या पेडेस्ट्रियन खस्ता हाली के बायस शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। ब्रिज की हिफाजती ग्रिल भी गायब हो गई है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा होने का खदशा बढ़ गया है। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ निश्तर रोड अलबेला चौक पर, जहाँ पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौत का कुआं बन चुका है। मेरा कैमरामैन इमरान आपको दिखा सके कि इसकी एक साइड की जो हिफाजती ग्रिल है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है और यहाँ से गुजरने वाले एक लम्हे की गफलत के बाइस किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर देखें कि ये एक साइड की जो ग्रिल है वो मंशियात के आदि अफराद जो है वो चुरा कर ले जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। और यहाँ के इलाका मकीन जो है उन्होंने इस ब्रिज का इस्तेमाल करना तर्क कर दिया है। और नीचे आप देखें हैवी ट्रैफिक भी जारी है, वो वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ से भी जो है रोड हादसात का सबब बन सकते हैं। मुताल्लिका हुकाम ज़रा इस पर नजर सानी करे कि इस ब्रिज की हालत पर ज़रा गौर करें। यहाँ पर जो है वो कचरे का भी अंबार लगा है और इसकी एक साइड की जो वो ग्रिल है बिल्कुल गायब हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया के लिए। पाकिस्तान रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग कई सारिफीन के लिए जहमत बन गई है। ऑनलाइन टिकटिंग मुसाफिरों को घर बैठे बुकिंग की सहूलत मुहैया करती है और अगर टिकट कैंसिल कराना पड़ जाए तो ये किसी अजाब से कम नहीं है। तफसीलात क्या है, मामला क्या है, जानने के लिए बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, आजकल मुल्क भर में वैसे भी ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं उसके तहत शहरी बहुत सारे लोग जो हैं इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी एक सहूलत मुहैया की गई है अपने मुसाफिरों को कि ऑनलाइन टिकटिंग वो कर सकते हैं। कुछ मुसाफिर ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन टिकटिंग जब करवाते हैं और उसके बाद उनका रिफ़ंड कितना मुश्किल हो जाता है अगर अपनी टिकट को कैंसिल करवा देते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसे ही सारिफ मौजूद हैं जिनसे हम आपकी बात करवाएंगे और जानेंगे इनसे कि इशू क्या था। 4 मार्च को यहाँ से टिकट करवाया गया था, ऑनलाइन टिकट करवाया गया था AC स्लीपर का। उसके बाद 7 मार्च को उसको कैंसिल कर दिया गया। आज 16 मार्च हो गई, अभी तक आपका रिफ़ंड नहीं मिला, ऐसा ही? बिल्कुल इसी तरह है। हमने 4 मार्च को टिकट बुक किया था फ्रॉम लाहौर टू कराची और 7 मार्च को हमने उसे कैंसिल कर दिया था। तो आप देख लीजिए, अगर 2 डेज़ भी लेते हैं तो 9th 10th, आज 16 मार्च है, लेकिन अब तक रिफ़ंड नहीं हो सका। और जब हम मालूम कर रहे हैं तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान रेलवे की साइड से उसे ओके किया है, वो हमारे लिए रिलायबल है कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान रेलवे उसको मॉनिटर कर रहा है। देखिए, आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो चलें वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि आपको पता है मुझे कहाँ से जाके कैंसिलेशन करनी है या कुछ ऐसा, लेकिन वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं
वो अगर इस तरह के मामले से गुजरेंगे तो एज एन सारिफ आप क्या कहेंगे? देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ मेरा ही अमाउंट, ऐसे कितने लोग होंगे जिनके कैंसिल हो गए और उनको अमाउंट रिफ़ंड नहीं हुआ और वो साइलेंट है कि क्या कर सकते हैं, और ये बात बहरहाल पाकिस्तान रेलवे पर आ जाएगी। बिल्कुल, इस हवाले से जब रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई तो रेलवे हुकाम ये कहते हैं कि जो प्रोसेस होता है वो 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें पैसे जो है वो रिफ़ंड हो जाते हैं। और अमूमन ऐसा भी होता है कि 48 घंटे के अंदर अमाउंट जो है वो वापस आ जाती है, लेकिन यहाँ मामला ये है कि 8 से 9 दिन बीत गए लेकिन अभी तक रिफ़ंड नहीं आया। कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे? बहुत सारे ऐसे सारिफीन हैं जो कि मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से रेलवे हुकाम को या महकमा रेलवे को कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना होगा। जी, बढ़ते हैं। कराची के जीएमसी सेंट्रल में अंधेर नगरी चौपट राज है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने साल 2011 के लेटर को बुनियाद बनाकर जेएसटी की टीचर को 16 ग्रेड में प्रमोशन दे दी है। मुलाजमा के दस्तावेजात में भी हेर फेर सामने आई है। शनाख्ती कार्ड और मैट्रिक की सर्टिफिकेट भी पर अलग अलग तारीख पैदाइश भी सामने है। मामला क्या है, बात करेंगे। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, ये बल्दिया आलिया वस्ती है जिसमें 14 ग्रेड की जो टीचर थी वो जेएसटी की टीचर थी, जूनियर स्कूल टीचर थी। उनको जो है प्रमोट करके 16 ग्रेड के ऊपर जो है वो तरक्की दी गई है। नाजिमाबाद जोन के अंदर जो है ये टीचर पोस्ट थी जिनको 2011 में जब बल्दिया उस्मा कराची के अंदर एजुकेशन का डिपार्टमेंट हुआ करता था तो वहाँ से एक लेटर निकाला गया था और उस लेटर की वेरिफिकेशन भी जो है 10 साल तक नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब अचानक से जो है म्यूनसिपल कमिश्नर जिला वस्ती ने जो है वो इस मोहतरमा खातून को जो है वो तरक्की दे दी है 16 ग्रेड में, जबकि बताया जा रहा है कि रुबीना शेख का ताल्लुक जो है वो किसी सियासी जमात से है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर जो है ताहा सलीम उनकी सरपरस्ती में जो है ये तमाम काम करवाया गया है। दीगर जो टीचर्स हैं जो कि अहल हैं प्रमोशन के, उनकी प्रमोशन जो है 10-10, 12-12 सालों से रुकी हुई है और वो जूनियर स्कूल टीचर की हैसियत से ही काम कर रही है, लेकिन अभी तक जो है उनको प्रमोट नहीं किया गया है। मुबैना तौर पर ये जो जाली लेटर है इसका नंबर है 2498 जो कि केएमसी के यानी बल्दिया उस्मा कराची के एचआरएम से जारी किया गया था। रुबीना शेख नामी जो ये खातून है जिनकी अभी रिटायरमेंट में भी जो है तकरीबन 4 से 5 साल रह गए और ये चाह रही है कि इनको 4 से 5 साल के अंदर जो है 16 से 18 ग्रेड भी जो है हो जाए, लेकिन ये जो 2011 का लेटर जारी हुआ है इसकी अभी तक कोई जो है वो वजाहत नहीं हो पाई है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एयर फ्रेट यूनिट और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गाड़ियों की शनाख्त कस्टम्स में रजिस्टर कराना लाजमी करार दे दिया है। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम ने मरासला जारी कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा, कस्टम ने मरासला जारी किया है, क्या क्या उस मरासले में लिखा गया है, शामिल किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के जो मजीद इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से जो लेटर जारी किया गया है कस्टम हुकाम की जानिब से, उसमें कहा गया कि तमाम गाड़ियों को बगैर एंट्री AFU के आते में जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। इनको ये इजाज़त ना दी जाए और इसकी बाकायदा सिक्योरिटी इकदाम पर एडमिन ब्रांच की तरफ से जारी करदा पार्किंग स्टिकर वाली गाड़ियों को जो है वो इजाज़त मिलनी चाहिए। मरासले में ये भी लिखा गया है कि मुलाजमीन की गाड़ियों के दाखिले के लिए गेट पास जारी किए जाएंगे, जबकि मेहमानों के दाखिले के लिए पास गेट ऑफिसर जारी करेगा। इसके साथ साथ बगैर एंट्री गाड़ियों को इजाज़त देने वाले अमले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। AFU और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गाड़ियों की शनाख्त जो है वो कस्टम में रजिस्टर कराना लाजमी करार दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने महकमा मवेशी और माहीगीरी में 17 ग्रेड के वेटनरी रिसर्च अफसरान को 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने महकमा मवेशी और माहीगीरी में 17 ग्रेड के अफसरान को 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा मवेशी व माहीगीरी में 17 ग्रेड के वेटनरी और रिसर्च अफसरान को अगले 18 ग्रेड में सीनियर वेटनरी और रिसर्च अफसरान के ओहदों पर तरक्कियां दे दी है। इस हवाले से सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद महकमा मवेशी और माहीगीरी ने बाकायदा तौर पर इन अफसरान के तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्कियां पाने वालों में डॉक्टर फयाज अहमद वदन, डॉक्टर साहिब खान शाहानी,
डॉक्टर मोहम्मद शाहिद अली, डॉक्टर मोहम्मद आकिल सोलंकी, डॉक्टर नुजरत जबीन, डॉक्टर सैफुल्लाह मेमन, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद, डॉक्टर ओम प्रकाश, इसके अलावा डॉक्टर सनाउल्लाह सुमरो, डॉक्टर इबादुल्लाह शेख, डॉक्टर मोहम्मद अली मुगल समेत 24 जो डॉक्टर हैं, इनको अगले 18 ग्रेड में सीनियर वेटरनरी और सीनियर रिसर्च ऑफिसर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। जी, आज़ाद नौरियो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सिंध हुकूमत ने महकमा मवेशी और माहीगीरी में 17 ग्रेड के वेटनरी और रिसर्च अफसरान को 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड के मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो। आगे बढ़ते हैं। सनतकार पैदावारी लागत पर शदीद परेशान है। एक्सपोर्टर उफैद सदीकी का कहना है कि डॉलर महंगा होने से कास्ट निकालना मुश्किल हो गया है। खाम माल बहुत महंगा होने से माली मुश्किलात का भी सामना है। अब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया है, जिससे किराए मजीद बढ़ जाएंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सनतकार भी महंगाई से परेशान हो गए हैं। पैदावारी लागत पर शदीद परेशानी का इजहार किया गया है। एक्सपोर्टर उफैद सदीकी की जानिब से कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि डॉलर महंगा होने से कास्ट निकालना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। खाम माल पहले ही बहुत महंगा था, मज़ीद महंगा हो गया है, जिसकी वजह से माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। और अब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफा किया है, जिसकी वजह से किरायों में भी इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी एक्सपोर्टर्स की। सनतकार पैदावारी लागत पर भी शदीद परेशानी से दो चार हो गए हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। डॉलर की कदर में तेज़ी से उतार चढ़ाव पे सनतकार हो, एक्सपोर्टर हर कोई परेशान है। कॉस्टिंग निकाला है, किस रेट पे माल आएगा, किस रेट पे माल बनेगा, ये कंसर्न्स हैं। एक्सपोर्टर हैं हफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या सर सब टीम बैठी हुई है, क्या रेट निकालना मुश्किल हो गया? देखिए डेफिनेटली मुश्किल हो गया। मुझे आज पता ही नहीं है कि मैं अपनी कॉस्टिंग कैसे करूँ। एक दिन में 20 रुपये बढ़ जाते हैं, फिर जो है वो 2 दिन में 15 रुपये गिर जाते हैं, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो हर रोज़ 3-3, 4-4 रुपये का हिट आके वो दोबारा उस प्राइस पे चले जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन, ये अनस्टेबिलिटी हम कब तक बर्दाश्त करें, हम किससे कॉस्टिंग करें, हम काम किस तरह चलाएं, समझ से बाहर है। वर्किंग कैपिटल श्रिंक होता जा रहा है इस डॉलर के चक्कर में। हर बिजनेसमैन परेशान है, हर ट्रेडर परेशान है, हर इम्पोर्टर, हर एक्सपोर्टर, 100% लोग परेशान हैं इस वक्त। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो आप बोलें कि यार इस वक्त बहुत खुश हो। तो आप देख सकते हैं कि शरह सूद जो है वो 20% पे ले जा चुके हैं। अभी बात हो रही है कि जी 2 से 3% और बढ़ेगा। तो आप मुझे बता दें कि किस तरह काम होगा। दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस होता है जो साल का 25% रिटर्न दे रहा हो आपको? सब कल हुकूमत ने डीजल 13 रुपये, पेट्रोल 5 रुपये बढ़ा दिया है, इसकी कॉस्ट क्या इम्पैक्ट करेगी? देखिए मैसिव इम्पैक्ट है। आपका जितना जो स्पेशली जो कराची से लाहौर या पंजाब जाने वाले व्हीकल्स हैं उनके आज से रेट बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आवाम पर आएगा, क्योंकि ये प्राइस जो कॉस्ट है ये पास ऑन होगी एंड कंज्यूमर को। देखें जब भी प्राइस बढ़ती है होती है वो एंड कंज्यूमर को जाके ही हिट करती है। बिजनेसमैन के मार्जिन श्रिंक होते हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव इन दी एंड जो है वो उन्हीं को देनी पड़ती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आवाम के ऊपर अब बोझ कम करें थोड़ा। गवर्नमेंट अपनी लड़ाइयों से बाहर निकल के थोड़ा इकॉनमी के बारे में सोच ले, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में सोच ले। इस वक्त कोई पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहा, और जिस तरह के इकनॉमिक हालात हैं ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हालात नहीं है। ये तो हम बहुत प्रॉब्लम में। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे शदीद कंसर्न है कि हुकूमत की जानिब से डीजल 13 रुपये, पेट्रोल 5 रुपये बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट आवाम पर आएगा। साथ ही पैदावारी लागत मजीद बढ़ जाएगी। कंसर्न्स किए हैं और एक्सपोर्टर ने कहा है कि हुकूमत बैंक को फौरी देखे। जी, एयर लीग ऑफ PIA एम्प्लॉयज यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल जावेद भाई आपने किया है। मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं, जो दिल में होता है और सच्चाई होती है बयान करता हूँ। ना मैं किसी का गुलाम हूँ। मेरा कायद नवाज शरीफ, मैं उसकी सुनता हूँ। जिस लहजे और जिस तेवर में वो बात करता है, मैं भी उसी लहजे उसी तेवर में बात करता हूँ। जब हमारी 10 जून को मीटिंग हुई साद रफीक साहब से, और उसमें ये इंतजामिया बैठी हुई थी, अशरफ मलिक की इंतजामिया मौजूद थी उसके अंदर, तो मीटिंग का आगाज जो है वो नाखुशगवार सा हुआ। शेयर कर रहे थे साद रफीक साहब, तो उन्होंने कहा शमीम भाई आप बात करें। जब मैंने बात का आगाज़ किया
और मैंने अरशद मलिक की और मोहम्मद अफ्ताब की, वो बैठे बैठे वहाँ पर कारगुजारी बयान की, किस तरह इन्होंने PIU को बर्बाद और तबाह किया है। तो मुझे साजिश ने रोक दिया, शमीम भाई रुक जाए, हम पहले मैं टोन सेट कर लूँ गुफ्तगू का, अपनी बात का टोन सेट कर लूँ। उसके बाद उन्होंने मैसेज दिया, मैसेज में यह था कि मैं नून लीग का वजीर नहीं हूँ, मैं PDM का वजीर हूँ, हमारी हुकूमत 2 वोट पे खड़ी हुई है, ठीक है, आप हमारे लोग जरूर हैं, लेकिन मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। एयर लीग ऑफ PIA एम्प्लॉयज यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी थी। आगे बढ़ते हैं। मलिक कोर्ट में सचल थाने की हदूद में मोहम्मद जमील के कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम मोहम्मद इकबाल की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुद्दई के वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया। मजीद बात करेंगे शहरियार सदीकी से। शहरियार, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखें, वकील सोसाइटी थाना सच्चल की हुदूद में मोहम्मद जमील वल्द बशीर अहमद के कत्ल के मुकदमे पर आज एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट मलीर की अदालत में अहम समाअत हुई। नामजद मुलजिम मोहम्मद इकबाल की जानिब से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत में दायर करवाई गई थी, लेकिन मुद्दई के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिमान ने जो है वो तमाम तर सोची समझी साजिश के तहत जो है वो मकतूल को कत्ल किया है, जिसके बाद मुलजिम मोहम्मद इकबाल की जानिब से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त दायर करवाई गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। मुद्दई के वकील सीनियर एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात केस के हवाले से उनसे पता करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या बताना चाहेंगे केस के हवाले से? देखिए, FIR नंबर 135 2023 जो कि PS सचल में मुद्दई मुकदमा मोहम्मद यूसुफ वल्द अल्लाह बचाव ने रजिस्टर कराई थी अंडर सेक्शन 302 PPC, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो डिसीज़ है इसमें मकतूल जो है वो जमील उनका नाम है, तो उनको जो है वो टारगेट किलिंग की गई। कोई पुरानी दुश्मनी थी तकरीबन 7 साल पहले की, जिसपे इनमें जो नामजद मुलजमान थे, एक अपना इकबाल, दूसरे साजिद थे, तीसरे खिज़र और इसके अलावा चौथा एक और नामालूम शख्स। ये बेसिकली पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पंजाब से यहाँ पे आए हुए थे कराची में। ये जो इंसिडेंट है ये वकील सोसाइटी में हुआ है। तकरीबन 3 दिन से ये स्टे किया हुआ था इन्होंने। जिस दिन ये सानिया हुआ है उसी दिन सेम डे पे ही मर्डर जैसे ही हुआ है, तो सेम डे पे ये एडिशनल सेशन जज 3 की अदालत में अपनी बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो दाखिल कराई हुई थी कि मुझे जो है वो ज़मानत दी जाए। तो जिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों एडवोकेट्स को सुना, जो डिफेंस काउंसिल थे वो, प्लस में जो कंप्लेनेंट साइड से था, तो दोनों को सुना। और इसके अलावा जो जो शवाहिद थे तो वो पेश किए गए अदालत में। बाकी इसके अलावा भी इन्होंने मुलजमान ने जो है वो FIR 430 2022 जो कि सेतपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में भी अंडर सेक्शन 324 ऑलरेडी इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कोशिश की गई थी, जिसका मुकदमा जो है वो ऑलरेडी दर्ज है और उसमें एक एक्यूज़ जो अभी भी जेल में है। ठीक है, तो ये दिस वाज द सेकंड टाइम, दूसरी दफ़ा जो है वो हमला किया गया जिसमें वो कामयाब गए और जमील की जो है वो वाक़ई मौत हो गई। तो जज साहब को दलाइल दिए, कंप्लीटली तौर पे उनको इन्फॉर्म किया कि इनका जो है वो ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये हैबिचुअल है, क्रिमिनल है। तो लिहाजा मोअज़्ज़ज़ अदालत ने हमारी जो दलाइल थे उनसे इत्तफाक करते हुए मुलजमान की जो बेल बिफोर अरेस्ट थी उसको डिसमिस कर दिया। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर एडवोकेट सैफुल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया कि थाना सच्चल की हुदूद में मोहम्मद जमील को जो कत्ल किया गया था वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो कत्ल किया गया था। अदालत ने आज मुद्दई के वकील के तमाम तर दलाइल से इत्तफाक करते हुए नामजद मुलजिम मोहम्मद इकबाल की जो बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त में नामजद मेडिकल स्टोर मालिकान की दरख्वास्त से जमानत की समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को ड्रग कोर्ट में मेंबरान भर्ती करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोचो ने कहा मेंबरान की भर्ती करके ड्रग कोर्ट का कोरम मुकम्मल किया जाए। आपको अपडेट करते चलें, आपको सिंध हाई कोर्ट में अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त में नामजद मेडिकल स्टोर मालिकान की दरख्वास्त से जमानत की ये समाअत हुई है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को ड्रग कोर्ट में मेंबरान भर्ती करने का हुक्म दे दिया है।
जाली वकला को पकड़ने के लिए कराची बार ने वेरीफाइड के नाम में एक आगाज़ कर दिया है। वकला अब डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद वकालतनामा हासिल कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कराची बार की जानब से जो फैसला लिया गया था कि अब से तमाम वकालतनामे जो हैं अब वो वेरीफाइड के बाद ही जारी किए जाएंगे, उस अमल पर जो है अमल दरामद फैसले पर शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची बार के MMC आबिद जतोई के साथ। आबिद साहब, क्या कहना है कि जो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन जो वकील तादाद ज़्यादा है, तो उनकी सहूलियात के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? थैंक यू जमाली साहब। सर, इससे जो है हमारा ये एक सेंटर नहीं है, हमने तकरीबन 3 से 4 ऐसे डेस्क बनाई हुई हैं जिस पे ये हमको वेरिफिकेशन वकालतनामा मिल सकता है। ये जो एफ बिला के इसके सामने भी जो इन्फॉर्मेशन रूम है वहाँ पे भी हमारा बंदा बैठा हुआ है, वेस्ट वाली साइड से भी हमारा बंदा बैठा हुआ है, तो साउथ से भी और सेंट्रल से भी। तो मेरे ख्याल से जितने वकील हैं उस हिसाब से हमने ये मैनेज किया हुआ है। तो ये वकीलों के लिए आसानी है, पर हमारे कुछ लॉयर्स को पता नहीं है, तो आज से हमने वहाँ पे पेनाफ्लेक्स भी लगा दिए हैं, तो इंशाल्लाह अब ये मसला नहीं होगा। अच्छा, कुछ वकला जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि वकालतनामे पर जो है पैसे लिए जा रहे हैं 50-50 रुपये, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर, बात यह है कि एक नई चीज़ जब सिस्टम में आती है तो हमारा एक माइंड बना हुआ है। हम सिंपली एक वकालतनामा शॉप से लेकर आते थे, उस पर अपना लेजर नंबर, नाम लिख के सिंपली जमा करवा देते थे। तो उस सिस्टम को हमने एक वेरीफाइड, एक कंप्यूटराइज सिस्टम किया। उसकी मेन वजह ये थी कि हमारे यहाँ आए दिन जो है थे जाली वकीलों की कंप्लेन आती रहती थी, और हमने मुख्तलिफ जाली वकीलों पे FIRs भी करवाई। पर हमारे यहाँ 7 से 8 हज़ार लॉयर्स हैं। हम अगर इनमें से जाली वकील को पकड़ना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। किस तरह से हम मतलब पकड़ सकते हैं? हर एक कोट टाई पहनकर यहाँ घूमता फिरता है और मौका मिलता है तो केस भी चला लेता है। तो उस हिसाब से हमने ये सिस्टम लॉन्च किया कि अब अगर वकालतनामा वेरीफाइड होगा तो उसमें उस लॉयर का मतलब पिक्चर आएगी और बार का उस पर कोड लगा हुआ होगा। अगर वो अब केस फाइल करने जाएगा तो वकालतनामा सिर्फ लॉयर को ही मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम को लाएँ। बहुत शुक्रिया एडवोकेट आबिद जतोई साहब। ये मैनेजिंग मेंबर कमेटी कराची बार हैं। कराची बार के फैसले पर अमल दरामद बाकायदा शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जगहों पर ये सेंटर कायम किए गए हैं जहाँ से वकील जो है। मुमताज़ जमाली अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में MKM के 11 कारकुनान की जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजा देने के लिए केस की समाअत हुई। इसी पर मजीद बात करेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, MKM के कारकुनान समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट में 11 से ज़ायद दरखास्तों की समाअत हुई है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी हैं। 2 रुकनी बेंच था जिनके रूबरू इन दरखास्तों की समाअत हुई। शाहिद पाशा और दीगर वकला जो अहल खाना की जानिब से पेश हुए और उनका ये मौक़िफ़ था कि 8 साल, किसी को 12 साल और किसी को इससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और जो लापता शहरी हैं उनके केसेस में अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई। इस दौरान वकला की जानिब से अपने दलाइल में ये कहना था कि इस्लामाबाद का एक हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई जबरी गुमशुदगी का मामला होता है और ये साबित हो जाता है कि किसी शहरी को जबरी गुमशुदा किया गया है तो उस सूरत में हर रोज़ 5,000 रुपये के हिसाब से उसके फैमिली को दिए जाएंगे। अब तक MKM के सिर्फ 6 कारकुनान को 5-5 लाख रुपए फ़ी कस के हिसाब से दिए गए हैं, लेकिन बाकी जो दीगर जबरी तौर पर जो कि साबित हो चुका है उनकी फैमिलीज़ को अब तक कोई रकम नहीं दी गई है। इस सिलसिले में जिस पर अदालत ने जो सरकारी वकील थे उनसे पूछा कि बताएं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है और अगर हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर अमल दरामद किया जा रहा है या इस्लामाबाद के जो जबरी लापता अफराद हैं उनके अहल खाना को 5 लाख फ़ी कस रोज़ाना की बुनियाद पर दिए गए हैं तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं। जिस पर जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदा थे उन्होंने कहा कि वो सिंध हुकूमत से जवाब लेने के बाद अदालत में जवाब जमा करा देंगे इस पॉलिसी से मुतालिक, जिस पर अब अदालत ने सिंध हुकूमत को ये कहा है कि लापता अफराद के जो अहल खाना है उनको मुआवजे से मुतालिक सिंध हुकूमत की मजीद पॉलिसी क्या है, इस पर जामिया रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सेल्स टैक्स की रकम जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे।
जी, सूबाई सतह का रेवेन्यू बोर्ड है जिसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड कहा जाता है। उसने सेल टैक्स की रकम जो है खिदमात जो है उसकी जमा कराने की रकम जो है तारीख में तौसी कर दी है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद सेल टैक्स की माहाना फरवरी की रिटर्न जो है 24 मार्च तक जमा करा सकते हैं। और साथ ही SRB ने यह भी कहा है कि सेल टैक्स की रकम फरवरी के लिए 21 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। इससे पहले जो रकम जमा करानी थी वो 18 मार्च थी। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सेल टैक्स जो टैक्स दहंदगान है उनको सहूलत देने के लिए बड़ा फैसला किया। यहाँ पे देखा जाए जो सर्विसेज देते हैं या खिदमात पर सेल टैक्स देते हैं उनको एक बड़ी सहूलत मिली है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड प्रोफेसर मसरूर अहमद कहते हैं कि हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात को आउटसोर्स करने का फैसला मुस्बत साबित हो सकता है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जो हैं बराह रास्त सिंध टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और यकीनन इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तहानात से मुतल्लिक जो आउटसोर्स का जो एक मामला चल रहा है, तो क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं माहिर तालीम भी हैं तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ़ैसला किया गया है वज़ीर जामियात की जानिब से, क्या ये तालिब इल्मों के हक़ में बेहतर है कि नहीं है, और इससे मुतल्लिक जो बोर्ड्स हैं उनको क्या एक इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, तालीमी निज़ाम को बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, और क्या ये फ़ैसला जो है तालिब इल्मों के मुफाद में बेहतरीन साबित हो सकता है। इन्हीं का मशवरा जो है लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी यकीनन बेशुमार खिदमात हैं और सिंध टेक्निकल बोर्ड में भी आप जो हैं तरक्की की राह पर गामज़न दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, आउटसोर्स वाला एक मामला जहाँ पर हुकूमत के पास इस तालीम पर या दूसरे मामलात पर पैसे नहीं हैं, बजट नहीं है, तो आप ये नहीं समझते कि अपने बोर्ड को बदनिस्बत इसके कि आप बेहतर बनाएं, मुस्तहकम बनाएं, हम थर्ड पार्टी को जो है इम्तिहानात का हक़ दे रहे हैं? क्या आपकी नज़र में ये फ़ैसला दुरुस्त है? देखें, एक बात तो मैं पहले क्लियर करता चलूँ कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम जो है जनरल बोर्ड से टोटली डिफरेंट है और हम साल में तकरीबन 1000 पेपर करते हैं और फिर हमारी रीच जो है, आउटरीच जो है वो कराची से स्टार्ट होती है और वो हमारी सिंध की सरहदों तक जाती है और पूरा सिंध का वाइड बोर्ड है। तो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है जनरल एजुकेशन से टोटली डिफरेंट है। तो इसी वजह से टेक्निकल बोर्ड पहली स्टेज में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम डिफरेंट मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। और हमारा जो है ऑनलाइन का सिलसिला भी हमने शुरू किया, पायलट किया हुआ है। हमने जो है वो MCQs टाइप का जो है सिलसिला वो भी शुरू किया हुआ है और हमारा जो है वो कुछ एग्ज़ाम्स में जो है वो क्वेश्चन बैंक भी हम इस्तेमाल करते हैं और CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी होती है हमारी कुछ एग्ज़ाम में। तो मल्टी टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन हम सेटअप कर रहे हैं ऑलरेडी। जहाँ तक ये फ़ैसले की बात की कि जो गवर्नमेंट ने किया है, तो देखें बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में हमारे इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं जितनी बड़ी तादाद में अपेयर होते हैं और रिज़ल्ट क्विकली बच्चों तक पहुँचाया जाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और फिर साथ में ये भी कि इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इस हवाले से गवर्नमेंट सिंध का फ़ैसला कि वो जो है इनोवेशन हमारे सिस्टम में लेके आई जाए और जो है वो हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिव हो, रिलायबल हो और साथ में उसमें जितने भी ह्यूमन एरर हैं जो उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो इस हवाले से ये बेहतर इक़दाम हो सकता है। अब बात जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो यकीनन अभी बहुत सारी चीज़ें अर्ली स्टेजेस पे हैं और इस सिलसिले में बेहतर तो जवाब वो लोग दे सकते हैं जो कि डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इतना जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ये नहीं दिया गया और ना ही दिया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर डिसीजन में यही है कि ये जो है वो इसकी बिडिंग होगी। और हमारे यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है हमें कि जो है सर्टिफिकेशन बॉडीज़ का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम और टेस्टिंग सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है, क्योंकि टेस्टिंग बॉडी जो असेसमेंट कर रही होती हैं वो जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट की असेसमेंट कर रही होती हैं 3 घंटे में, जबकि एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो असेसमेंट कर रहे होते हैं वो जो कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं जो कि रियली पढ़ाया गया बच्चों को 1 साल में। और उसका जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का जो असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो बच्चों की डिफरेंट एबिलिटीज़ टेस्ट कर रहे होते हैं, वो उनकी राइटिंग एबिलिटी भी टेस्ट कर रहे होते हैं, वो उनकी कम्प्रीहेंशन भी कर रहे होते हैं, उनकी नॉलेज और दूसरी चीज़ें भी टेस्ट कर रहे होते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का जो टेस्टिंग का सिलसिला है
या सिस्टम है, जो असिस्टेंट का सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में। अब बात इतनी सी है कि हम ह्यूमन एरर को किस तरह मिनिमाइज़ करें और नई जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस कराएं, तो इस हवाले से ये गवर्नमेंट का बेहतर इक़दाम है। बेहतर इकदाम है, जैसे कि प्रोफेसर मसरूर अहमद साहब ने फरमाया कि ह्यूमन एरर पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म का कोई ह्यूमन एरर हमें दिखाई देता है या कोताही दिखाई देती है तो उस पर कैसे काबू पाया जाए। ताहम ये जो आउटसोर्स का जो फैसला किया गया है हक़ में भी साबित हो सकता है। अगर इस पर एक ये डिबेट जो है मुशावरती तरीके से जो है अगर इसको हल किया जाए तो यकीनन ये तालिब इल्मों के एक मुफाद में बेहतरीन इकदाम साबित हो सकता है। प्रोफेसर मसरूर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। क्रिकेट खेलने के शौकीन अफराद के लिए अब क्रिकेट खेलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि शहर में खेलों का सामान जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। काविश मेमन अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखें बढ़ती हुई महंगाई के सबब तमाम चीज़ें ही हम देखते हैं कि मार्केट में महंगी होती जा रही है। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स के जो आलात हैं वो भी महंगे हो चुके हैं, स्पोर्ट्स की दुकानें वीरान हो चुकी हैं। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं और माजी में क्या रेट थे? जैसे पहले जो थे ना टेनिस के बैट के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे कि 500 से 1000 तक का टेनिस का नॉर्मल बैट मिल जाता था। अब जो टेनिस के बैट है ना, जैसे 2000 से 5000 तक के टेनिस के बैट हो गए नॉर्मल खेलने के। और टेनिस बॉल जो थी जैसे कि 60 से 65 रुपये तक की मिल जाती थी, अब वही बॉल जो है ना तकरीबन 150 से 140 रुपये तक की एक बॉल हो गई टेनिस की। बॉल की कैन होते थे टेनिस के, जैसे कि वो 400-500 तक के मिल जाते थे। अब वही कैन जो है 800 से 1000 रुपये तक की रेंज में चले गए। इसी हवाले से जैसे कि हार्ड बॉल के ऊपर आ जाएँ, हार्ड बॉल के जैसे कि प्रैक्टिस के जो बैट होते हैं, कश्मीर विलो के बैट जो होते हैं वो 1000 से 2000 तक के हार्ड बॉल के प्रैक्टिस बैट मिल जाते थे। अब वही बैट जो है तकरीबन 2000 से 4000 तक चले गए। अब यही बात है कि जैसे कि दुकानों में ख़रीदार भी जैसे कि महंगाई की वजह से ये है कि कम होते जा रहे हैं, कम हो गए। जी बिल्कुल, दुकानदार की आपने गुफ्तगू सुनी वाज़ेह तौर पर और आम अल्फाज में उन्होंने समझा दिया कि आम जो बैट आता था उससे लेकर जो महंगे तरीन बैट थे वो भी अब मज़ीद महंगे हो चुके हैं और कस्टमर्स ना होने की वजह से यहाँ पर जो कारोबार है वो भी शदीद तरीके से मुतासर हो रहा है और दुकानदार जो है वो महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। सुपर लीग सीजन 8 में पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाड़ी अली इसहाक PSL 9 खेलने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मोहम्मद हमाद बात करें उनसे, आपको बताते हैं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर दो टीमों के दरमियान प्राइम सुपर लीग सीज़न 8 का राउंड का मैचेस जो है खेला जा रहा है। और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाड़ी अली इसहाक, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान कप में सबसे ज़्यादा रन करके टॉप पर अपना नाम जो है मनवाया था। हम इनसे बात करते हैं। अली इसहाक, बताइएगा, बड़ी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान कप में, पूरे पाकिस्तान से जो है आपने टॉप किया। क्या कहेंगे, ग्रास रूट लेवल पर भी जो है आप माशाल्लाह क्रिकेट खेलते रहते हैं। हमने देखा कि लोकल जो क्रिकेट है उसमें भी जो है हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इससे इस तरह की क्रिकेट में कितना एक्सपीरियंस बढ़ता है? जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस उम्र में इतनी अच्छी क्रिकेट खिलाई। और दूसरी ये है कि हम लोग का ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं ये हम इससे सीखते हैं। जैसे हमसे कोई अच्छे प्लेयर जैसे आ रहे होते हैं ना, हम उनसे सीखते हैं। और जो थोड़े लोकल प्लेयर होते हैं, जैसे हम जैसे पहले लोकल प्लेयर था, हम PCB के अंडर में आ गए, तो जो लोकल प्लेयर हैं वो हम लोग से सीखते हैं। तो इस तरह से इनका सर्कल चल रहा होता है। असल में हम मेहनत करते रहते हैं और जो साइम अयूब और हसीबुल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत करी है तो इस मकाम पे खेल रही है। तो हम भी इस तरह मेहनत करेंगे तो इसी तरह हम भी खेलेंगे आने वाले वक्त में। आज देखिए बिल्कुल ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाड़ी, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके टॉप किया था। और इनकी ये उम्मीदें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दें, तो इंशाल्लाह ताला जो है आगे जाकर जो है पाकिस्तान के लिए भी ये खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी।